हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आधुनिक डिजिटल क्लासेस। पिछली क्लास में हम लोगों ने हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत पढ़ा था, उसकी उपयोगिता भी पढ़ी थी। अगर देखना चाहे तो यहां से देख भी सकते हैं। उपयोगिता में पढ़ा था कि यंग ने व्यतिकरण की व्याख्या कर दी थी, व्यतिकरण क्या होता है, ये सारी बातें की थी हम लोगों ने। फ्रेजनल ने विवर्तन की व्याख्या कर दी थी, तीक्ष्ण किनारों या सूक्ष्म छिद्र से प्रकाश जब जाता है तो वो फैल जाता है, मुड़ जाता है, वो विवर्तन कहलाता है। यहां पर हम लोगों ने हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत पढ़ा था। ये पूरा जैसे लिखा गया बोर्ड में ऐसे ही लिखना है, बड़ा बड़ा चला के नहीं लिखना है। चार अलग अलग पॉइंट्स दिए गए, वैसे तीन ही पॉइंट्स हैं क्योंकि ये वाला पॉइंट तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो मेन तीन पॉइंट्स है, इनको ध्यान रखेंगे, तीन ही पॉइंट लिखना है। लिखना चाहे तो चारों लिख सकते हैं। यहां पर हम लोगों ने पढ़ा था एक्चुअली ये कैसे चलता है तरंगाग्र किसी माध्यम के अंदर जब तरंगे उत्सर्जित होती हैं किसी प्रकाश स्रोत से। और यहां पर हम लोगों ने तरंगाग्र के बारे में पढ़ लिया था, यहां पर तरंगाग्र की परिभाषा पढ़ी थी और यहां पढ़ा था हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। आज की क्लास में हम लोग हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत का उपयोग करके बात करेंगे कि परावर्तन की व्याख्या कैसे की जा सकती है। तो इसके लिए एक फिगर बनाते हैं। यहां पर देखो, मान लेते हैं कि हमारे पास यहां पर एक रेफरेंस लाइन बनी हुई है जिसको हम परावर्तक सतह नाम दे देते हैं। ये क्या है? कोई परावर्तक सतह है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये यहां कहीं पर ऐसा कुछ है, ठीक है। ये परावर्तक सतह है। इस परावर्तक सतह पर एक तरंगाग्र आकर के तिरछा आपतित होता है। एक तरंगाग्र तिरछा आकर के आपतित होता है। नाम लिखना चाहे तो लिख लेते हैं जेड जेड डैश एक परावर्तक सतह है और इस पर एक तरंगाग्र तिरछा आकर आपतित होता है कुछ इस तरह से, ठीक है। ये आकर के आपतित हुआ। ये तरंगाग्र तिरछा आकर के आपतित हुआ। तो अगर ये तरंगाग्र आकर के आपतित हुआ तो इसमें दो हमें चाहिए तरंगे, तो दो तरंगे बना लेते हैं अलग अलग। ये दो तरंगे हैं, आई थिंक ये दोनों समांतर दिख रही हैं, बिल्कुल दिख रही हैं। तो एक तरंगाग्र आकर के आपतित हुआ, तरंगाग्र का नाम लिखना है तो पहले उसे बनाओ, नाम लिख दो। ये तरंगाग्र ऐसे है। इस तरंगाग्र का नाम क्या है? तो इसका नाम दिया गया, मान लेते हैं AB। ये हमारे पास तरंगाग्र AB, लिख दो इसे। तो ये हमारे पास A हो गया, ये B हो गया, ठीक है। ये परावर्तक सतह है तो इधर पेंट कर देते हैं, ठीक है। तरंगाग्र इस पर टकराएगा, वापस चला जाएगा। और समतल पृष्ठ पर तरंगाग्र कैसे चलता है वो बात हम लोगों ने यहां पर पढ़ी थी। एक बार देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये देखो लिखा गया है ऐसा, समांतर गिरा तो समांतर चली जाएंगी, तो लंबवत रहेगा तरंगाग्र हमेशा। तो वही पालन करेंगे यहां पर भी हम कि इसके साथ ही आगे की तरफ बढ़ेगा। तो यहां पर तो तरंगे इधर से आ रही थी, ये मान लेते हैं P है, ये Q है, तरंगाग्र AB गिरा। तो अब ये तो पहुंच चुका सतह के ऊपर, ये नहीं पहुंचा, तो जब तक ये यहां से यहां पहुंचेगा, पहुंचाओ इसे। मान लेते हैं कि ये इधर से इधर पहुंच रहा है, इधर से इधर जब पहुंच रहा है ऐसा ऐसा, जब इधर से इधर की तरफ पहुंचेगा, ठीक, यहां पर पहुंच गया। तो जब ये बिंदु B वहां पर पहुंच जाएगा तो मान लेते हैं ये पहुंच गया किसी बिंदु, नाम दे दो इनको, ये बिंदु A है हमारे पास, ये बिंदु नाम दे देते हैं कि ये B डैश है, ये B डैश पर पहुंच गया। तो जितने समय में ये यहां से पहुंचेगा, वेग तो समान ही है। इस माध्यम में अगर चाल की बात करें, माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल वो मान लेते हैं V है। तो अगर माध्यम में प्रकाश की चाल V होगी तो क्या होगा? V चाल से जितने समय में यहां से यहां पहुंचेगा, ये टकराने के बाद आगे नहीं पहुंच जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो टकराएगा, टकराने के बाद इधर की तरफ बढ़ेगा। अभिलंब खींच लो पहले, अभिलंब खींच लेते हैं। एक अभिलंब यहां पर रहेगा क्योंकि परावर्तन तो यहां भी हुआ है ना, और दूसरा अभिलंब इधर खींच लेते हैं। ये दूसरा अभिलंब खींच लिया गया, ठीक। अब दो अभिलंब हो गए इसके अंदर। अब अगर ये बिंदु A आगे की तरफ बढ़ेगा, ये बिंदु A आगे की तरफ बढ़ेगा तो देखो इस तरह से कुछ बढ़ रहा है, मान लेते हैं ऐसा कुछ, ये बढ़ रहा आगे की तरफ बिंदु A। तो बिंदु A आगे की तरफ बढ़ेगा तो बिंदु B भी यहां पर टकराने के बाद B डैश पर आगे की तरफ बढ़ेगा। बढ़ा दो, देखो समांतर जा रहे हैं, समांतर जा रहे हैं। तो समांतर आकर के गिरा, समांतर चला गया। तो AB तरंगाग्र मान लेते हैं आकर के गिरा है। तो
कोई एक तरंगाग्र मान लेते हैं इधर CD जो वहां से चला गया, तो अगर CD यहां से चला जाएगा तो हमने अभी ये डिस्कस किया कि जितने समय में बिंदु B डैश पर पहुंचेगा उतने समय में A को आगे बढ़ना होगा। तो यहां पर प्रकार रखो, ये दूरी भरो और A पर रख करके चाप लगा दो। तो मान लेते हैं वो चाप यहां कहीं पर लगा, कुछ इस तरह से चाप लगा। तो चाप अगर लगेगा तो यहां से इसको मिलाना भी तो पड़ेगा। मान लेते हैं इससे यहां से मिलाया और जब चाप लगाया तो कुछ ऐसा लगा। अलग कलर से चाप लगाते हैं इसका, कुछ ऐसा चाप लगा यहां पर। तो A पहुंच गया अब A डैश के ऊपर, ऐसा कुछ हुआ। 90 डिग्री के ऊपर चाप लगता है, ये बात हम लोग जानते हैं। 90 डिग्री पर चाप लगा तो जितने समय में B डैश पर पहुंचा A डैश पर पहुंच गया। सारी बातें ठीक हैं। इसमें कोण बना लो बाकी के, तो कोण बना लेते हैं। तो ये कोण हमारे पास I हो जाएगा, हम जानते हैं। और यहां पर जो कोण बनेगा R, कौन सा कोण होगा? तो इधर वाला जो कोण बनेगा ये R बनेगा, ये वाला कोण R बनेगा, क्योंकि देखो ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण है। इधर बन जाएगा ये ऐसा, तो ये R बनेगा, ये पूरा 90 डिग्री का। तो इधर क्या बनेगा? 90 माइनस R बनेगा। या नहीं लिखना चाहते तो मत लिखिए, कुछ नहीं। इधर क्या बन जाएगा? यहां पर ये वाला कोण I बनेगा, इधर वाला कोण क्या बन जाएगा? R बन जाएगा। ये कोण क्या है? तो ये कोण है हमारे पास I, ये भी पता चल रहा होगा। अभिलंब का नाम लिख देते हैं, ये अभिलंब है N1, यहां पर जो अभिलंब खींचा गया है वो है N2। अब एक बात यहां से देखते हैं, ये वाली जो तरंग है और ये वाली तरंग एक दूसरे के लंबवत है, ठीक है। तो अगर यहां से I लिखें तो R को क्या लिख सकते हैं? I और R बराबर होते, यही तो हमें प्रूफ करना है। तो ये R है, अगर इसे हम I लिख देते तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? इधर वाले को देखो, ये वाली इसके लंबवत है। देखो यहां पर इस अलग पेन से देखते हैं, वो तो R हो गया। अगर उसे R नहीं लिखना है तो एक काम करो, इसको यहां से हटा देते हैं R को। ये अगर 90 पूरा एंगल है, ये वाला इसके लंबवत है, क्योंकि यहां पर ये लंबवत चल ही रहे हैं। तो अगर ये इसके लंबवत निकल के आ रहा तो ये I होगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 90 माइनस I। और अगर इसे 90 माइनस I लिखेंगे और यहां पर ये लंबवत होता है इसके, तो इसे क्या लिखना होगा? इसे हम लिख देंगे I। तो ये कोड समझ में आया होगा, बहुत सही है। आगे देखो, इधर R लिखा गया है, अगर इसे R लिखेंगे तो इसे इधर I को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस R लिख सकते हैं, क्योंकि यहां तो लंबवत है ही। तो अब यहां पर ये डिस्कशन है कि अगर ये हमारे पास कोण बन गया I और इधर वाले में कोण लिखना चाहे तो ये त्रिभुज का तो कोण बन गया, इधर वाले में R बनेगा। इधर वाले कोण को हम क्या लिख सकते हैं? देखो ध्यान से, तो इधर वाले कोण को क्या लिख सकते हैं? ये R, ये 90 माइनस R बनेगा, तो इधर वाले को क्या लिख सकते हैं? R लिख सकते हैं। कोण समझ में आए? यहां पर I 90 माइनस I बन गया, ये R, ये 90 माइनस R, ये R बन गया। तो इस वाले त्रिभुज में देखो R है, इस वाले त्रिभुज में देखो I है। इनको नए पेज पर निकाल लेते हैं बाहर की तरफ। तो हम लोगों ने कहा इस माध्यम में चाल B है, तो बताओ B डैश क्या लिखा जाएगा किसी टाइम t के लिए? तो लिखेंगे V इंटू टी। जितने समय में यहां पहुंचेगा उतने समय में A डैश पर पहुंच जाएगा, तो इसके लिए V इंटू टी लिखा जाएगा। इसका कंक्लूजन ये है कि B और B डैश किसके बराबर हो गए? A डैश के बराबर निकल के आ जाएगा। अब इसके जो त्रिभुज यहां पर बनाए गए इनको नए पेज पर बनाते हैं। B डैश ऐसे बना है, ऐसे बना है, कुछ इस तरह से। यहां 90 का मान यहां B है, यहां पर B डैश है, यहां पर A है, और ये कोण कितना बनाया गया है? तो ये कोण बन रहा हमारे पास I, लिख दो I। दूसरा वाला त्रिभुज जो बनेगा, दूसरे वाले त्रिभुज में देखो A डैश, ये ऐसा पूरा लिखा जाएगा, तो इसे लिख देते हैं अलग पेन से। तो ये बन जाएगा A डैश AB डैश, ये ऐसा बन रहा है। यहां पर 90 है तो ये A डैश है, और यहां पर है B डैश, और ये क्या लिखा गया है? तो इधर बन जाएगा ये A, ठीक, ये A बन गया। और यहां जो कोण बन रहा है वो R, एक बार चेक कर लो। B के साथ जो कोण बना रहा है वो R है, बहुत बढ़िया, ये R बन गया। एक बात और लिखी थी हम लोगों ने यहां कहीं पर कि जो B डैश है वो A डैश के बराबर है। कहां है? ये वाली दूरी और ये वाली दूरियां आपस में बराबर बराबर हैं। और एक बात और दिख रही होगी, कुछ उभयनिष्ठ भी है। तो यहां पर जो B डैश है और AB डैश है, यहां पर ये दोनों उभयनिष्ठ हो गए। तो हम लिख सकते हैं, देखो क्या, क्लास 9th की तरह त्रिभुज B डैश व त्रिभुज, इधर क्या लिखेंगे? A डैश B में, A डैश B में क्या लिख सकते हैं? यहां से देखो, यहां पर पहला पॉइंट ये हो गया हमारे पास कि जो
बी डैश है वो बराबर है किसके, ए डैश के, क्योंकि दोनों किसके बराबर लिखे गए हैं, वीटी के बराबर लिखे गए हैं, तो बराबर हो गए। ठीक है, अगला पॉइंट यहां पर ये जो लिखा गया है ये बी है, ए डैश बी, तो ये वीटी के बराबर हो गए। दूसरा देखो यहां पर लिखा गया है कोण, यहां पर कोण जो बी दिया गया है और इधर कोण जो ए डैश दिया गया है वो कैसे हैं, तो दोनों 90 डिग्री, ये भी बराबर हो गए। और साथ में यहां पर उभयनिष्ठ भुजा लिख दो, ए बी डैश, ये किसके बराबर, ए बी डैश के बराबर। ये कैसी है, उभयनिष्ठ है। ये शर्तें क्या बता रही हैं, जब किसी त्रिभुज में ऐसा हो जाता है तो हम कहते हैं वो दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, तो सर्वांगसम त्रिभुज हो जाते हैं। तो यहां से लिख सकते हैं कि त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज ए बी डैश सर्वांगसम हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा कुछ इस तरह से। सर्वांगसम का सिंबल लगाया जाता है किससे, त्रिभुज ए डैश बी के, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एस ए एस से। ये प्रॉपर्टी लग रही है, दो भुजाएं एक कोण है, सर्वांगसम हो गए। और हम जानते सर्वांगसम, यहां पर लिखना चाहो तो लिख दो, चूंकि सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं, सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं तथा संगत कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। और अगर ऐसा होगा तो कोणों को बराबर लिखा जा सकता है। किसको, सबसे पहले देखो यहां पर जो ए बी डैश है उसके सामने कोण कौन सा है, कोण आई। और यहां पर इसके सामने देखो कोण कौन सा है, तो ये कोण आर है। दोनों को बराबर लिख सकते हैं। और जब दोनों को बराबर लिखेंगे तो हम लिखेंगे कोण आई बराबर कोण आर। तो यही तो परावर्तन का नियम है, यही परावर्तन का नियम है। देखो परावर्तन के नियम की व्याख्या हो गई कितनी आसानी से। त्रिभुजों को बाहर निकालो, सर्वांगसम दिखा दो। सर्वांगसम त्रिभुजों की खास बात ये होती है उनकी संगत भुजाएं और उनके संगत कोण बराबर होते हैं। तो संगत कोण को बराबर लिखो, लेकिन भुजाएं ध्यान रखना संगत है। इसमें देखो ए बी डैश के सामने आई आ रहा है और वो किसके बराबर, ए डैश के, तो उसके सामने कोण आ रहा, तो आई बराबर आर हो जाएगा। और इसका कॉन्सेप्ट लगा करके हम द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या कर सकते हैं। अपवर्तन इस बार पूछा गया था तो परावर्तन जरूर इसे तैयार करके जाएंगे इस बार पेपर में। तो इस तरह से हम हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लगा करके परावर्तन की व्याख्या कर सकते हैं। उम्मीद है सारी चीज समझ में आई होगी। तो अब तक हम लोगों ने तरंगाग्र पढ़ लिया, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत पढ़ लिया, द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत पढ़ लिया, उसके सारे पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, उसकी उपयोगिता भी पढ़ ली। अगले क्लास में जब हम बात करेंगे तो बात कर रहे होंगे हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या कैसे की जाती, जो इस बार क्वेश्चन पूछा गया था उसकी व्याख्या करेंगे हम लोग। तो तब तक के लिए इस डेरिवेशन को खुद से ट्राई करें। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।